Astha Defense Academy today, from today, arranging SPI crash course for you all. Now, we will discuss on SPI, what is SPI and what is the how to join SPI and what are the processes, what are the way to join SPI and what are the method to follow to join SPI easily. As per defense, we have to go with the Hindi, our national language, defense aspirant. Okay, some request I got. Okay, in Hindi. आस्था डिफेंस एकेडमी औरंगाबाद में है, रेसिडेंशियल कॉलेज है 11th और 12th का, जहाँ NDA, JEE, नीट, CET की तैयारी एक साथ पैरेलली करा ली जाती है। सिमिलर टू SPI है, बट आस्था प्राइवेट है और SPI गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का है। इस साल आस्था ने भी 2 एडमिशन NDA की रिटन एग्जाम के अंदर से क्रैक करवा के NDA के लिए दे रहा है। 2 बच्चे हमारे NDA रिटन एग्जाम क्रैक किया है अभी लेटेस्ट नवंबर के अटेम्प्ट के थ्रू, और 4 बच्चे TS के थ्रू, टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू, इंजीनियरिंग के थ्रू नवल एकेडमी, आर्मी, एयरफोर्स इधर अप्रोच करना चाहते हैं। मोस्टली आर्मी में ही जाते हैं। तो SPI क्रैश कोर्स के ऊपर आते हैं। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? प्लीज एनीवन कैन रिप्लाई। यस सर। ओके, प्रणव? यस सर। ओके, यस सर। आप लोगों को पता है SPI क्या है, कहाँ है और क्या कराती है, कैसे कराती है, प्रोसेस और उसका रिटन एग्जाम, उसका फिजिकल स्टैंडर्ड, सभी क्राइटेरिया सभी आप लोगों को पता है? हेलो, कोई प्रिपेयर्ड है इस बारे में? अगर आप किसी एग्जाम के लिए अगर जा रहे हो तो आप लोग प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। जब भी उस एग्जाम को देने में आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है कि वो एक्चुअली है क्या और वो कहाँ लेके जाएंगी, कहाँ अपना रास्ता है और कहाँ आपको जाना है। SPI के थ्रू कुछ लोग ये जानते हैं कि NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने को मिलता है। एक्चुअली NDA का एग्जाम 12 में आप जब रहोगे उस टाइम पे 12 अपडेट के टाइम पे आप लोग फॉर्म फिल करते हो और उसका जो एज लिमिट है 16.5 to 19.5, आप SPI में हो या कोई भी कॉलेज में हो, 12 अपडेट जब रहोगे तब आप NDA का फॉर्म फिल करते हो। NDA/NA उसका पूरा नाम है, नेशनल डिफेंस एकेडमी/ नवल एकेडमी। ये पुणे खड़कवासला में है। तो इसका एग्जाम जो है रिटन एग्जाम UPSC लेता है और इसके लिए प्रिपेयर करा लेने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। अभी महाराष्ट्र से डिफेंस सेक्टर में बच्चे जाते नहीं थे तो ऑफिसर बनने के लिए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि SPI को लॉन्च किया जाए। SPI बहुत पुराना है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको डेवलप किया था बच्चे डिफेंस सेक्टर में जाए। तो इसके थ्रू बच्चे 11-12 के साथ साथ NDA का प्रिपरेशन करते हैं और प्रिपरेशन करने के बाद में NDA का 12 में रहते हुए फॉर्म भरते हैं। उसके बाद में NDA का भी रिटन एग्जाम होता है। जैसे आप लोग इसके बारे में जानते हैं, कुछ बच्चे मैथ्स और गेट, उसके जैसा ही सेम पेपर वहाँ पे होता है, मैथ्स गेट। उसका मार्किंग पैटर्न अलग रहता है और उसके बाद में उसका कट ऑफ लेवल अलग रहता है। ऑल ओवर इंडिया से उधर एप्लीकेशन आती है। 418, 419 सीट पर सेमेस्टर रहती है, 6-6 महीने में एग्जाम होती है NDA की। तो 12 अपडेट ही एलिजिबल रहते हैं NDA के लिए और SPI 11-12 का रेसिडेंशियल कॉलेज है। इतना ही है। तो शुरू करते हैं हम। क्रैश कोर्स आप लोगों ने ज्वाइन किया है आज से, आप सबको वेलकम आस्था में। ये है SPI कॉलेज और औरंगाबाद में है। ये TV सेंटर के पास में है, जहां आप लोग एडमिशन के ड्रीम्स देख रहे हो आप लोगों के, जहां SPI जो है सर्विस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, जो आप लोगों को पूरा प्रिपेयर मॉर्निंग 5 AM टू टिल सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक आपका पूरा एक टाइम टेबल शेड्यूल है उनका, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करता है। 1977 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद में इसमें कंटिन्यूस एडमिशंस आते रहे और आज के ये प्रॉब्लम हो गई, इतना बड़ा इसका ये हो गया है नाम पूरे महाराष्ट्र में कि इसको हर साल 15 से 20 हजार एप्लीकेशन आने लगी थी 2 साल पहले। 2 साल पहले मतलब जब लॉकडाउन लगने वाला था उसके पहले की बात है ये। लॉकडाउन लगा था
उसके पहले 15 से 20,000 एप्लीकेशन आती थी 2019, और उसके बाद में कोविड की वजह से इन्होंने बीच में एक 1 ईयर एग्जाम ही नहीं लिया। उन्होंने मेरिट बेसिस पे बच्चों का सिलेक्शन किया, मोर देन 95% का उन्होंने परसेंटाइल रखा कि कैलकुलेट किया। इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स, इन तीनों सब्जेक्ट के मार्किंग पैटर्न पे उन्होंने सिलेक्शन किया था। तो कुछ बच्चे उस टाइम पे उदास हुए, और उस टाइम पे एग्जाम जो होती थी वो अप्रैल मंथ में होती थी, बोर्ड की एग्जाम होने के बाद में। तो बच्चों को इंटरेस्ट भी आता था और पूरा प्रिपरेशन प्रॉपर वे से हो जाता था। तो उस टाइम का कंडीशन इसी वजह से 15 to 20,000 एप्लीकेशन आना शुरू हो गया था। लेकिन लास्ट 1 ईयर प्रीवियस की बात करूँ तो प्रीवियस ईयर की एक अराउंड 5,000 एप्लीकेशन को रिसीव हुआ, क्योंकि एग्जामिनेशन क्या है, इन्होंने रेंडमली रख दिया, न बताते हुए, न इन्फॉर्म करते हुए। जनवरी मंथ में फॉर्म निकाल दिया, दिसंबर एंडिंग में, और फिर में उनका एग्जाम ले लिया 14 फेब को। इस साल 13 फेब को एग्जाम है, एक दिन बिफोर है, और 14 फेब को ये फॉर्म निकाल देते और अप्रैल में एग्जाम लेते थे, ऐसा रहता था। तो अभी थोड़ा आगे शिफ्ट कर लिया, तो बच्चे बोर्ड का प्रिपरेशन प्लस एसपीआई को देखते हुए क्वांटिटी कम हो गया, और कुछ बच्चों को शेड्यूलिंग भी थोड़ा सा उसके रिलेटेड अवेयर नहीं है। तो कुछ इस तरह से अलग अलग इमेजेस है, अलग अलग चीजें हैं आप लोगों को जो एसपीआई में देखने को मिलती है। जिम है वहाँ पे, उनका प्लेग्राउंड है, क्लासरूम में गेस्ट लेक्चर्स लगते हैं, बाहर से गेस्ट लेक्चर्स के फैकल्टीज अवेलेबल करवाते हैं। उसके बाद में परेड होती है, ड्रिल होती है, मेडिटेशन होता है, लेक्चर्स 11-12 के साथ साथ एनडीए से रिलेटेड प्लस जेई से रिलेटेड, ये दोनों ही उधर कराया जाता है, सीबीएसई पैटर्न फॉलो किया जाता है। इससे एकेडमी में हमारे यहाँ पे भी सेम प्रोसेस के तौर पे सिलेबस फॉलो किया जाता है। उसके बाद में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एसपीआई का, जिसमें जो हो ओनली 10th क्लास मेल कैंडिडेट्स कैन एबल टू अप्लाई। एनडीए के बारे में बताना चाहता हूँ। एनडीए में सितंबर का जो अटेम्प्ट था, सितंबर मंथ, नवंबर में जो एग्जाम हुई, लेट हुई है लास्ट ईयर के एग्जाम, सेकेंड जो फर्स्ट होता है स्टेज, लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ था, जो सितंबर में होना था वो नवंबर में हुआ। उस टाइम पे नवंबर में डिले हुआ कोविड की वजह से, और साथ में एक और फायदा उसमें देखा गया कि लड़कियों को भी इंक्लूड कर दिया गया एनडीए के लिए, तो गर्ल्स भी उसी टाइम से एनडीए के लिए एलिजिबल हुई। लेकिन अभी एसपीआई में गर्ल्स के लिए सीट्स ओपन नहीं की, लेकिन आस्था में ओपन है, गर्ल्स भी एनडीए का प्रिपरेशन कर सकती है। तो यहाँ पे 10th क्लास मेल कैंडिडेट कैन एबल टू अप्लाई, पुराना कंडीशन, पुराना टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि उन्होंने उस चीज को अपडेट नहीं किया, बॉयज की सीट्स उनके पास में है, गर्ल्स की नहीं है। और उस टाइम पे सितंबर से पहले ऐसा होता था कि सिर्फ ओनली बॉयज ही एनडीए को अप्लाई करते थे, गर्ल्स नहीं, लेकिन अब गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है। ये भी चेंजेस लाएंगे आने वाले समय में एसपीआई वाले भी, लेकिन अभी फिलहाल बॉयज को ये अपॉर्चुनिटी है। महाराष्ट्र का डोमिसाइल, जब आप लोग एसपीआई रिटन एग्जामिनेशन क्रैक कर जाते हैं तो एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू जो होता है, उस टाइम पे आपको जो डॉक्यूमेंटेशन लगना है उसके अंदर ये चीज रिक्वायर्ड है, डोमिसाइल महाराष्ट्र का होना जरूरी है, मीन्स आप महाराष्ट्र के रहने वाले होना चाहिए। उसके बाद में स्टेट, सीबीएसई, आईसीएसई, कोणताही बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई, ये सभी स्टूडेंट जो होते हैं कोई भी बोर्ड के जो महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं वो एलिजिबल है एसपीआई के लिए। 7th, 8th, 9th, 10th, ये चारों क्लास का जो मार्किंग सिस्टम है ये 60% कंपलसरी है। अगर इससे बिलो हुआ तो वो थोड़ा सा एसएसबी में आप लोग को रिजेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। और एनडीए का अगर स्टैंडर्ड की बात करूँ तो ओनली 12th में आपको 60% मिल गया तो एनडीए की रिटन एग्जाम क्रैक करने के बाद आप एसएसबी के लिए एलिजिबल होते हो। तो इधर 7th, 8th, 9th है, एनडीए के लिए ओनली 12 है। आप लोग अगर एसपीएस से अगर इमोशनल होना चाहते हो तो कोई बात, ऐसा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। आगे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि आप लोग एनडीए इनडायरेक्टली एनडीए के लिए प्रिपेयर हो रहे हो थ्रू एसपीआई। तो एसपीआई में 60 सीट ही है, मीन्स 15 to 20,000 में से 60 स्टूडेंट्स अगर सेलेक्ट हो रहे तो आप लोग सोच सकते हो कितने क्रीमी बच्चे सेलेक्ट हो गए। फिजिकल स्टैंडर्ड जो होता है, बर्थ डेट अंडर 2 जनवरी 2006 to 31 जनवरी 2007 इस साल का है, उन्होंने जो रखा है क्राइटेरिया। इस बर्थ डेट में जो बैठता है वही बच्चे एसपीआई के लिए एलिजिबल है इस साल। फिर उसके बाद में आई साइट नॉर्मल होना चाहिए, नो कलर ब्लाइंडनेस, फ्लैश कॉन्शियस नहीं होना चाहिए,
नॉर्मल आई साइट जो होती है 6/6 का रेशो चलता है। उसके बाद में हाइट जो होती है 157 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। वेट जो होता है 43 kg मिनिमम रिक्वायर्ड है। और एक्चुअली इसका एक रेशो चलता है, और रेशो के बारे में आप लोग जब सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको एक पीडीएफ भी भेजी जाती है। मीन्स हाइट, इसमें बॉडी मास इंडेक्स रिक्वायर्ड है। आप लोग गूगल के ऊपर BMS बॉडी मास इंडेक्स डालो ना, BMI, आप लोगों को बॉडी मास इंडेक्स निकलना आ जाएगा। उसके बाद में चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन, अगर हाइट 157 है तो 43 वेट होना चाहिए, ऐसा एक फंडा है। आप अगर गूगल पे BMI डालोगे बॉडी मास इंडेक्स, तो आप लोगों का आपकी जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका कितना वेट होना चाहिए वो आपको बता देगा। उसके बाद में चेस्ट विथ एक्सपेंशन, जब आप इनहेल करोगे, जब आप इनहेल करोगे, एक्सेल करोगे, तो 74% सेंटीमीटर आपकी चेस्ट जो होती है वो रिड्यूस होना चाहिए, रिड्यूस की लास्ट रिड्यूसिंग साइज होना चाहिए। जब आप एक्सेल करो, इनहेल करोगे, जब आप सांस लेते हो, इनहेल करना में सांस लेते हो, तो 79 सेंटीमीटर तक आपकी चेस्ट खुलनी चाहिए। इसमें 5% का टॉलरेंस एक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता, थोड़ा बहुत कम जाता है। 5% का टॉलरेंस एक्सेप्टेबल है, मीन्स 5% ऊपर नीचे नफा नुकसान चलता रहता है हर जगह। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। थोड़ी देर में आधे घंटे बाद एक लेक्चर भी है, उसके पहले अपन नॉर्मल डिस्कशन पे करेंगे। पेपर डिटेल्स जो है SPI की, उसके अंदर एग्जाम जो डेट है 13 फरवरी को एग्जाम होना है, जिसमें मैथमेटिक्स का 75 मार्क्स का पेपर होगा, और जनरल एबिलिटी टेस्ट गैट उसका भी 75 मार्क्स का पेपर होगा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर होना है। इसका जो टाइमिंग है 3 आवर्स है, 0.5 मार्क्स हर एक क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग है। तो गेसिंग करने वाले बच्चे थोड़ा इस मार्क्स के पैटर्न से सावधान रहे। उसके बाद में पेपर जो टाइम है 3 घंटे का है, मीडियम इंग्लिश है। इसको स्टेट लेवल के ऊपर ही कंडक्ट किया जाता है। NDA का जो मीडियम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होता है। इसलिए ऐसा क्यों? क्योंकि NDA नेशनल लेवल की एग्जाम है और SPI स्टेट लेवल में कंडक्ट हो रही है, इस वजह से इसका एक ही मीडियम रखा गया है, ओनली इंग्लिश। दोनों ही ऑफलाइन मोड होते हैं, NDA और SPI। सिलेबस जो होता है SPI के लिए बात करूँ तो 8 to 10 तक का आप लोग अगर पूरा मैथ्स अगर पढ़ लिया हो, क्रैश कोर्स क्यों रखे जाते हैं? क्रैश कोर्स में आप लोगों ने सिलेबस रिव्यू करना है, बस शॉर्ट टाइम पीरियड में सिलेबस को आपको रिव्यू करना है, इसीलिए क्रैश कोर्स रखे जाते हैं। जितना रैपिड हो सके, जितना फास्ट हो सके, और उसके अंदर जितने आपकी ट्रिक्स, जितने लॉजिक्स, किस तरह से कौन सी मेथड कहाँ अप्लाई करना है, किस तरह से कहाँ नहीं करना है, ये सारी चीजें आप लोगों को सिखाई जाती है क्रैश कोर्स के अंदर। डोंट राइट ऑन द स्क्रीन। Okay, wait a minute. Disable annotation. No one can write. तो हम थे मैथमेटिक्स, कुछ लॉजिक्स से रिलेटेड बात कर रहे थे। ट्रिक्स होती है अलग अलग, एग्जाम में कैसे परफॉर्म करें कैसे नहीं, ये सारी ट्रिक्स आपको एक शॉर्ट टाइम पीरियड में सिखाई जाती है, उसको बोला जाता है क्रैश कोर्स। 8 to 10 का सिलेबस मैथमेटिक्स का आप लोग पढ़े होना चाहिए, या रैपिड में अभी भी पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 1 मंथ बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। फिर उसके बाद में गैट के अंदर जो पोर्शन आता है 75 मार्क्स का, उसके अंदर होता है जनरल इंग्लिश होता है आपका 25 मार्क्स का। फिर उसके बाद में जनरल साइंस के अंदर आता है आपका पोर्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आज आपका जनरल साइंस का टीचर हमने अरेंज कर दिया है, और 15 तारीख से प्रॉपर आपके लेक्चर जो है प्रॉपर शेड्यूल हो जाएंगे सभी की सभी। और आज से भी एक जनरल साइंस का लेक्चर होने वाला है, और वेडनेसडे से माइट भी इंग्लिश का लेक्चर भी शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद में सोशल साइंस होता है। सोशल साइंस में ही आपका जीके, करंट अफेयर्स, इंटेलिजेंस आ जाता है थोड़ा बहुत। तो ये एक 25 मार्क्स का इसका एक एवरेज पकड़ा जाता है। तो इंग्लिश का 25, जनरल साइंस का 25 और सोशल साइंस प्लस ये, तो इनका टोटल होता है 75 मार्क्स का स्कोर आपका। तो आप लोग स्कोरिंग जो है आप लोगों के लिए मैथ से जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट, जितना ट्रिक्स आप समझोगे उतना बेस्ट। उसके बाद में टीचर्स भी हम आपको अच्छे अवेलेबल करा देंगे, आपका जनरल इंग्लिश भी इजीली क्लियर हो जाए, क्योंकि हमारा भी एक रिकॉर्ड है। जब भी हमने SPI क्रैश कोर्स लिया और उसके बाद में एग्जाम SPI ने कंडक्ट की,
हमारे यहाँ से बच्चे एसपीए को सेलेक्ट हुए ही है। तो ये 5 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। आकाश सरवदे फ्रॉम जालना, पार्थ बड़गुजर फ्रॉम कोल्हापुर, विघ्नेश शिंदे फ्रॉम थाने, प्रद्युम्न गौरव फ्रॉम सांगली, गिरीश मनोलोक फ्रॉम नांदेड़। ये तो 5 बच्चे एसएसबी क्रैक करके एसपीए को गए थे, लेकिन जो रिटर्न क्रैक किए गए थे वो 7 बच्चे की क्वांटिटी थी। इसके अतिरिक्त 2 और बच्चे थे। उनको एकेडमी, जो बच्चे रिटर्न क्रैक करते हैं उनको फ्री ऑफ चार्ज एकेडमी की तरफ से एसएसबी का प्रिपरेशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद में उनका जो अमाउंट होता है, फीस जो 5000 उन्होंने पे किया हुआ रहता है, वो भी उनको रिफंडेबल रहता है अगर बच्चा अगर एग्जाम क्रैक कर लेता है तो। एक एकेडमी की तरफ से गिफ्ट रहता है उन बच्चों को। और जिनका अगर ऐसा लगता है 5000 अगर पे कर रहे हैं तो उसको अगर आगे भी यूटिलाइज करना है तो आपको एक और मेरी तरफ से मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ ऐसे डायरेक्टली आपसे। 11 में अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो आपका 1 ईयर का फीस में से हम उसको भी रिड्यूस कर देंगे। तो ये सब चीजें हैं जो है। अभी एग्जाम जो होना है ऑनलाइन एप्लीकेशन सब चालू है। लास्ट डेट आप सभी को पता है 20। कोई बताएगा एग्जामिनेशन डेट लास्ट कितनी तारीख है? 24 जनवरी 24 जैन। हाँ यार 24 जैन लिखा हुआ है 24 जैन टिल 6 PM शाम को 6 बजे तक वहाँ लिखा है। उसके अगर नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो 18.00 हार्स लिखा है, मीन्स शाम को 6 बजे तक। तो उसकी एग्जामिनेशन फीस जो है 450 है। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, अलग अलग चीज़ों से आप जिससे ट्रांजेक्शन करोगे उसके अकॉर्डिंग उसके ट्रांजेक्शन चार्जेस आपको डिडक्ट होंगे। जहाँ बात करो 2019 तक, जब तक पूरा प्रॉपर था, कोविड नहीं आया था, तब तक अप्रैल में जब एग्जाम होती थी ओनली 4 सेंटर होते थे एसपीआई के। लेकिन लास्ट ईयर की बात करूँ, एक न्यू अपडेट आया लास्ट ईयर से, इतने सारे सेंटर्स उन्होंने दे दिए थे। औरंगाबाद, नागपुर, पुणे, कोल्हापुर, नासिक, मुंबई, अमरावती एंड लातूर, इतने ही सेंटर थे, इससे ज्यादा नहीं थे। और इन सेंटर पे 5-5, 6-6 सब पार्ट कर दिए थे, मतलब स्कूल डिवाइड कर दिए थे, अलग अलग स्कूलों में सेंटर रख दिए थे। औरंगाबाद में कम से कम 8 से 10 सेंटर थे, पुणे में 5 से 6 सेंटर थे, कोल्हापुर में इसी तरह से 3 सेंटर थे, नासिक में कुछ 2 सेंटर थे, लातूर छोटा होने की वजह से लातूर में भी 2 सेंटर रखे थे, मुंबई में 3 सेंटर रखे थे। ऐसे कुछ ना कुछ सेंटर्स की उन्होंने क्वांटिटी रखी थी। वो चेंजेस आ सकते हैं, वेरिएशन पे डिपेंड है, एप्लीकेशंस पे डिपेंड है, रीजन वाइज डिपेंड है। अगर अहमदनगर के स्टूडेंट है तो नियर बाय बोल के उनको औरंगाबाद लग सकता है या तो फिर पुणे लग सकता है, ऐसा हो जाता है। वो नियर बाय करके आप लोगों को सेंटर अलॉट कर देते हैं। आप लोगों ने बोनाफाइड आपका फोटो साइन अपलोड करके आपने आपका फॉर्म तो फिल कर लिया होगा, और आने वाले समय इसमें एप्लीकेशन आने वाली है। सर मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी थ्रू जाए या स्टेट बोर्ड? यस परवेश, एक्चुअली क्या होता है 8, 9, 10 का जब बात किया जा रहा है सिलेबस का एसपीआई के लिए, तो स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी, अगर आपने एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड दोनों ही पढ़ लिया, उसमें टॉपिक्स आजकल क्या हो गया, स्टेट बोर्ड भी एनसीईआरटी के इक्विवेलेंट या उससे हायर जाने लगा है, क्योंकि उसमें उन्होंने सिलेबस को मैनिपुलेट किया है, चेंज किया है स्टेट बोर्ड ने एनसीईआरटी नेशनल लेवल के सिलेबस तक। बीच में एक अनाउंसमेंट आया था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि स्टेट हर एक स्टेट का सिलेबस सिमिलर होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपग्रेड किया है। और बात की जाए एनसीईआरटी पढ़े या स्टेट बोर्ड मैथ्स के लिए स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी दोनों ही, क्योंकि जो आप उसमें अगर टॉपिक देखोगे, हमको स्टडी चैप्टर वाइज नहीं करना है, हमको स्टडी जो है बुक में दिए हुए चैप्टर से अलग अलग उसकी नहीं करना है, हमको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट करना है। अगर टॉपिक दिया है मैट्रिसेस, आपको मैट्रिसेस नहीं होगा, शायद 11 को आता है, और टॉपिक दिया होगा ट्रिगो का, तो ट्रिगो का दोनों में क्या गिवन है, और उसके बाद में उसके ऊपर कितना आप उसको डीपली अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री को, एंगुलर्स आप कितने इजीली निकल सकते हो, उसको एक मेथड होता है, वे होता है, वो आप कैसे सॉर्ट आउट करोगे, शॉर्टकट ट्रिक्स होती है, वो सारी चीजें ही काम आती हैं। एग्जाम में कोई क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते नहीं, लेकिन हम जो नोट्स देने वाले हैं उसमें से आप आने वाले पेपर जब हो जाओगे तो आप खुद चेक कर पाओगे उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको दिख भी जाएगा। वैसे देखा जाए तो दोनों ही फॉलो करो, सिलेबस ऐसा पढ़ो कि पूरा आए, रटने का काम नहीं, समझने का काम। जो बच्चे रटते हैं वो भूल जाते हैं, जो बच्चे समझते हैं
समझने के बाद में उसमें ट्रिक्स में जो घुसते हैं, ट्रिक्स में घुसने के बाद में उसको इजीली सॉल्व कर देते हैं। यही होता है फंडा मैथमेटिक्स का। फिर उसके बाद में यस, ओके परवेश, हम लोग लास्ट डेट देखी 24 तारीख है 24 जैन 2020 एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की, और 13 फेब को एग्जामिनेशन है। जो प्रिपरेशन होने वाला है आप लोगों का वो होने वाला है मैथमेटिक्स और गैट के ऊपर। मैथ्स में आपको पता है मैथ्स में 75 मार्क्स, गैट के अंदर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जनरल साइंस करके एक टीचर आपको अवेलेबल करवा देंगे। वो आज से ही शुरू कर रहे हैं, 8:30 से वो आपको टीचिंग को शुरू कर देंगे। उसके बाद में इंग्लिश के लिए मैम सच किया है मैंने, साउथ के हैं, उनका मदर टंग ही इंग्लिश है, और साथ में वो आईलेट्स JRE जो एग्जाम्स होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे उनके लिए प्रिपेयर करते हैं, ऐसे मैम है। उसके बाद में जनरल नॉलेज और ये सोशल साइंस के अंदर आ जाएगा पूरा आपका गैट का पोर्शन। इसी के ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा आने वाले समय में। ये कुछ फैसिलिटीज है जो हम कैंपस में अगर बच्चे अगर आते हैं तो उनको हम ये प्रोवाइड करते हैं, हॉस्टल, कोचिंग, मेस फैसिलिटीज होती है एकेडमी में, रेसिडेंशियली में। एक्सपीरियंस टीचर्स है सभी के सभी, 15 to 17 ईयर्स का उनको अच्छा टीचिंग का अनुभव है। उसके बाद में इनके थ्रू हमारे पास जो भी टीचर है, आप लोग अगर जब भी उनसे मिलो या यहाँ पे आओ, तो अगर कोई भी टीचर हो उनका ऐसा कोई ना कोई आपको रिकॉर्ड मिलेगा जिनके थ्रू बच्चे कहीं ना कहीं JEE के थ्रू IITs के लिए गए हैं, डिफेंस सेक्टर में गए हैं, ऐसे कोई ना कोई आपको टीचर सभी मिल ही जाएंगे। क्योंकि जब अगर 15 to 20 ईयर्स का या 17 ईयर्स का या 12 ईयर का भी एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ, तो टीचर्स अपने फील्ड में इतना स्ट्रांग हो जाता है, महज 5 साल में ही टीचर स्ट्रांग हो जाते हैं अपने फील्ड में, क्योंकि वो कंटिन्यू उसी चीज को पढ़ाते आ रहे हैं। तो एक्सपीरियंस टीचर हैं, कुछ 5 ईयर्स के भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो सभी एक्सपीरियंसड है और वेल नॉलेजेबल है। तो इसलिए हमारा अभी लास्ट टाइम NDA का रिटर्न का रिजल्ट भी आया है। फिर कॉन्सेप्चुअल टीचिंग भी होती है, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, आपको समझ में नहीं आए तब तक आप लोगों को परेशान कर डालते हैं। परेशान किए ना मीन्स आप लोग पढ़ाई करो, यही हमारा मोटो है। 2 साल जिसने कष्ट कर लिए वो लाइफ में सक्सेस करता है, यही 11th और 12th में हम मोटो लेके चलते हैं। बच्चों को स्टडी जितना हो सके उतना, और फिजिकल तो 1 घंटा रहता ही मॉर्निंग में, स्टडी के ऊपर पूरा फोकस, उनको किस तरह से क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, पूरा प्रॉपर वे से ध्यान रखा जाता है। टेस्ट पेपर सीरीज होती है संडे को, हर चीज प्रोवाइड की जाती है। मॉर्निंग एक्सरसाइजेस है, मेडिटेशन है, सेशंस है, माउंट पे ट्रैकिंग है। कैंपस में 54 एकड़ का माउंट है, तो 54 एकड़ का कैंपस है, तो उसके अंदर माउंट भी उससे से जुड़ा हुआ है। यह श्रेष्ठ प्रतिष्ठान कैंपस के अंदर है, आस्था डिफेंस एकेडमी औरंगाबाद में। आप लोग अगर गूगल पे डालोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। तो किसी को कोई क्वेश्चनिंग तो पूछ सकता है। हेलो, आपका लेक्चर 8:30 को है, और मैं ही आपका पूरा मैनिपुलेशन लेक्चर्स का जो होता है वो मैं हैंडल करने वाला हूँ। हाउ मेनी मार्क्स वी हैव टू स्कोर फॉर क्वालिफाई फॉर SBI? निशांत, आपका क्वेश्चन अच्छा है। मार्क्स कितने होना चाहिए अगर SBI को क्वालिफाई करना है? तो मार्क्स एक्चुअली क्या होता है, ये होता है कट ऑफ बेसिस पे। एक 800 अराउंड ये एप्लीकेशन रिसीव करते हैं SSB के लिए। लास्ट टाइम का बताता हूँ मैं, कुछ 800 अराउंड उन्होंने एप्लीकेशन रिसीव किया था SSB के लिए। मीन्स उन्होंने उतना कट ऑफ रखा था। कट ऑफ ऐसी चीज होती है, ये कट ऑफ एक पर्टिकुलर लिमिट सेट नहीं होती, ये कट ऑफ बनता है बच्चों के पासिंग होने पे डिपेंड। पता है आप लोगों को कट ऑफ क्या होता है? किसी को पता है? मेरिट। गुड। तो कट ऑफ होता है मेरिट। मीन्स अगर उनको अगर 800 स्टूडेंट SSB के लिए लेना है, SSB रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद में होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। इस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में आप लोगों का फिजिकल मीन्स मेडिकली आपको देखा जाता है। रनिंग वनिंग नहीं देखते, मेडिकली देखते हैं, और मेडिकली चेकअप हो जाता है। उसके अंदर कुछ आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है, आपका नॉलेज देखा जाता है,
उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज होती हैं, डिबेट हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, ऐसे अलग अलग इवेंट्स होते हैं। वो सभी चीज़ों के बारे में हम आपको प्रिपेयर कर देंगे। तो कट ऑफ के बारे में बात कर रहे थे। अभी सपोज उन्होंने अगर 800 स्टूडेंट्स को अगर लिया, 800 स्टूडेंट को उन्होंने एसएसबी में लेना है और 5000 एप्लीकेशन आई है। अभी 5000 में से अगर 4200 टू 4200 स्टूडेंट जिन्होंने लाए हैं 94 मार्क्स, 4200 स्टूडेंट, 94 ज्यादा हो गया, एक अपन 60 बोलते हैं। 4200 स्टूडेंट ने लाए 60 मार्क्स और बचे हुए 800 स्टूडेंट ने लाए 60 मार्क्स उन्होंने लाए, इन्होंने लाए 61 से शुरू किया इन्होंने परसेंटेज अपना एग्जामिनेशन में। तो 61 से पूरे ऊपर के जो है 800 स्टूडेंट्स वो सेलेक्ट हो जाएगी एसएसबी के लिए। इसको बोला जाता है कट ऑफ। वो डिपेंड करता है बच्चों के स्कोरिंग पे। ओके निशांत, आपको आपका आंसर मिल गया। हाउ मेनी मार्क्स वी हैव टू स्कोर फॉर क्वालिफाई फॉर एसपीआई? हेलो हेलो निशांत, हेलो चलो ना। हेलो ओके 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 ओके। किसी और को कोई क्वेश्चन क्रैश कोर्स से रिलेटेड या एसपीएस से रिलेटेड? क्वेश्चनिंग आंसरिंग हो रही है। आप लोगों को अगर होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हो क्योंकि 8:30 को आप लोगों का लेक्चर है। या जिसको अगर कुछ डाउट्स हो तो पूछ सकता है। एकेडमी के बारे में कुछ पूछना है तो उसके बारे में पूछ सकता है। हाँ सर। हाँ यस। जो आपकी एग्जाम हुए ना, तो हमको कैसे पताएंगे किधर सेंटर पर है? एग्जाम का सेंटर के बारे में पूछना चाहते हो? हो वो नियर बाय आपको असाइन करते हैं। मैसेज नहीं। अभी आप कौन से लोकेशन से हो? नगर अहमदनगर ना। तो आपको हो। चांसेबिलिटी है औरंगाबाद मिले या पुणे मिले, क्योंकि लास्ट ईयर ठीक। में पुणे सेंटर पे गया था एज वहाँ पे हेल्पिंग करने के लिए बच्चों की। तो वहाँ पे मैंने देखा कि अहमदनगर के स्टूडेंट भी थे और औरंगाबाद में भी अहमदनगर के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी। यस फिर वो यस सेंटर का निशांत। मैसेज कहाँ से आता है? हाँ तो सेंटर देने वाले वो हमें ईमेल का मेल करते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भेजते हैं? सेंटर की डिटेल्स, अगर आपको लोगों को हॉल टिकट के बारे में अगर इंक्वायरी हो तो उससे रिलेटेड मैं आपको मतलब सेंटर कब लगा क्या लगा इस सारी डिटेल्स आप लोग ग्रुप में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, उसका कोई टेंशन मत लीजिए आप। और लगे तो और एक और चीज बताना चाहता हूँ, आप लोगों का लॉगिन जो होता है, निशांत आपने एक क्वेश्चन किया है उसका मैं आपको आंसर बोलता हूँ। यस मॉर्निंग में भी एक सेशन होने वाला है आने वाले समय। सर आई आर हाइट इज मोर देन 157 centimeter, then is it okay? Check the body mass index on the Google. बॉडी मास इंडेक्स देखो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग आप टेंशन मत लो, अगर आपका वेट अगर गड़बड़ होता है अगर आपकी हाइट के हिसाब से, तो आपको क्या करना है, आपका वेट मैनेज करना है आपके एज और आपके हाइट के अकॉर्डिंग। ओके वेट इजीली मैनेज हो सकता है, हाइट और एज मैनेज नहीं हो सकती, लेकिन वेट इजीली मैनेज हो जाता है, स्टैंडर्ड को सेटिस्फाई हो जाते हैं। कहाँ थे हम? हम बता रहे थे एकेडमी के बारे में, माइट भी हाँ आधार कार्ड के बारे में बता रहा था, लॉगिन के बारे में बता था, हॉल टिकट के बारे में। हॉल टिकट डाउनलोड करने की डेट आएगी, हम इन्फॉर्म करेंगे आपको। उसके बाद में जो लॉगिन करने का तरीका रहेगा, आपका आधार नंबर ही आपका आईडी है। अगर आपका पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो आप लोग फॉरवर्ड पासवर्ड में जाके आपका आधार नंबर एंटर करो, आपको आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट करने की परमिशन दे देता है वो।
और वहां से आप फिर से आधार नंबर डाल के पासवर्ड जो रीसेट किया है पासवर्ड एंटर करके आप लोग आपका हॉल टिकट भी डाउनलोड कर सकते हो। 6 to 7 रहेगा निशांत, मॉर्निंग लेक्चर का टाइमिंग 6 to 7 रहेगा आने वाले समय में। 15 से शुरू कर रहे हैं मॉर्निंग का सेशन। 3 लेक्चर के जगह 4 लेक्चर हो सकते हैं। इवनिंग को 7 to 9 बोला गया था बच्चों को, 7 to 10 हो सकता है, और मॉर्निंग का 1 घंटा तो है ही। आप लोगों को 3 का इन्फॉर्म किया गया था, 4 लेक्चर हो सकते हैं आने वाले समय में। स्टडी के लिए कभी ना नहीं बोलते, मेरे को इतना ही पता है। क्वेश्चन? हेलो हेलो, ओके निशांत। हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि हमको कैसे सुनाओगे और किधर सेंटर पे हमारी टेस्ट है? किधर सेंटर पे टेस्ट है, कब से पता चलेगा? कैसे हम और कहाँ से सुनेगा हमको? मैसेज, टेक मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज? आपका जो हॉल टिकट आता है, मैं किससे बात कर यस रहा हूँ? सुदर्शन। यस। जो हॉल टिकट आता है अपना, जब भी रिलीज होगा उसकी डेट भी है। हॉल टिकट रिलीज होने के बाद में, हॉल टिकट रिलीज होने के बाद में आप लोग देख सकते हो, उसके ऊपर सेंटर का भी आपको डिटेल मिल जाएगा। ओके। हॉल टिकट कहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा? लिंक से? हाँ, एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से, अदरवाइज मैं भी लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। उसका टेंशन आप लोग चलिए मत लीजिए, आप लोग सिर्फ एग्जाम का टेंशन लीजिए बस। बाकी प्रिपरेशन का, हॉल टिकट नहीं मिलना मिलना वो मेरे पे छोड़िए रिस्क, और इंस्पेक्टर मुझे बढ़ा दीजिए। चलिए चलिए। ओके, बस लॉगिन करके आप लोग कंफर्मली आपका फॉर्म देख लीजिए प्रॉपर फिल किया गया है कि नहीं, इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन डेट, फॉर्म फिलिंग डेट गई नहीं है। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट इनका नोटिफिकेशन दिखा देता है एसबीआई का। ये उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस साल का। जो है आपका रजिस्ट्रेशन 24 जन को 18 हार्स को 18:00 हार्स को क्लोज होने वाला है। हॉल टिकट मे बी नॉट श्योर बोल रहे हैं वो, विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग आफ्टर 1000 हावर ऑफ 07 Feb फ्रॉम दी वेबसाइट। ये मीन्स 10 बजे का टाइम है, 10:00 मॉर्निंग 10 o'clock। ओके, ये 1000 नहीं है, 10 o'clock है, कंफ्यूज हो रहा हो तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे आपको हॉल टिकट मिल जाएगा www.spa.org.com, और इसी पे ही आप लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ है, इसी वेबसाइट पे। इनका एज क्राइटेरिया यहाँ पे भी गिवन है, फिजिकल फिटनेस का भी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है, 43 kg, 74 सेंटीमीटर चेस्ट, 5% एक्सपेंशन ऑन हीलिंग। ओके, एक्सपेंशन होना चाहिए, 74 का 79 हो जाना चाहिए अगर आप इनहेल कर रहे हो तो, सांस ले रहे हो तो। आई पावर जो बताया गया पे 2.D तक इसका डिस्टेंस जो होता है। ओके, ये 46 नंबर का कोर्स है, मतलब इन्होंने अभी तक इतने बार उस कोर्स को कंडक्ट किया है, इतना साल से वो यहाँ पे औरंगाबाद में स्टेब्लिश है। पूरे महाराष्ट्र में एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी औरंगाबाद में, सिडको टीवी सेंटर। और कुछ मैं आपको एकेडमी का पिक्स भी दिखा देता हूँ, एकेडमिक्स के बारे में अगर जानना है तो।
ये 2020 का एक ब्रोशर मैंने ही ऐसे ही बैठे बैठे बना लिया। ये हमारे 2 बच्चे इस साल रिटर्न क्रैक किया है, रोशन शेरके फ्रॉम ये इसी साल में है, वो 12th में अभी SSB का तैयारी कर रहा है। और इनका ये सुमित चौहान है, इनका सेंटर इलाहाबाद लगा है SSB के लिए। 2 बच्चे हमारे हैं, ये फर्स्ट बैच से हैं, ये सेकंड बैच से हैं। लोकमत में भी आया हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इंग्लिश का लेक्चर इंग्लिश में रहेगा, बाकी सब आपको मीडियम लैंग्वेज मीन्स आपको अंडरस्टैंड हो जाए। मोटो यही होता है पढ़ाई का कि आपको समझ में आना चाहिए। ऐसी पढ़ाई जो समझ में नहीं हो किस काम की, बराबर। Yes. तो आप लोग देख सकते हो इस डेट को पेपर आप अगर नेट पे सर्च करते हो तो आपको ऑफिशियली भी मिल जाएगा लोकमत में। एक माजा स्टूडेंट बोल के ही औरंगाबाद में एक पेपर आता है, उसके अंदर भी आया हुआ है। ये श्रेष्ठ प्रतिष्ठान में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल है पवार सर, ये उसकी फैमिली है। बहुत गर्व फील होता है जब बच्चा रिटर्न क्रैक कर लेता है ऑफिसर लेवल की, क्योंकि इसका जो सैलरी पैकेज होता है वो 1 लाख के अराउंड जाता है। ये IAS IPS लेवल की एग्जाम होती है NDA। ये हमारे डायरेक्टर सर है, मैं को डायरेक्टर, ये कुछ टीचिंग स्टाफ है हमारा। ये TES के थ्रू लगे हैं, JEE में इन्होंने अच्छा स्कोर किया तो ये टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए एलिजिबल हो गए, इंजीनियरिंग कर रहे हैं अभी फिलहाल। ये कुछ 12 का स्कोर कार्ड है हमारे बच्चों का। ये आप लोग स्कोर देखना चाहो तो इस तरह से आप लोग बोल सकते हो। ये एक्चुअली एग्जाम नहीं हुआ था, इंटरनल पे डिपेंड है। लास्ट एग्जाम नहीं हुआ था, मतलब बच्चों को प्रॉब्लम ना आए इस चीज का भी हम ध्यान रखते हैं। आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये टोटल की टोटल बच्चे की बैच है, जिसमें से ये बच्चा एक रोशन नाम का बताया मैंने जो अभी करंट में 12 में है, और एक जो है सुमित चौहान, आपको दूसरा बच्चा जो दिखाया मैंने। इसमें से बहुत से बच्चे कुछ रिसर्च के लिए गए हैं, ये बच्चा गया है रिसर्च के लिए, रिसर्च कॉलेज में। सभी को 80 अबव है। कुछ NCC की टीम आई थी, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। हाँ, NCC भी है हमारे यहाँ, हाँ, आस्था में। अगर सर्टिफिकेट के थ्रू C सर्टिफिकेट लगता है, अगर डिफेंस सेक्टर में अगर ऑफिसर बनना हो, डायरेक्ट SSB के लिए जाना हो तो C सर्टिफिकेट के बेसिस पे। C सर्टिफिकेट मतलब कोई बताएगा क्या होता है? ABC 3 सर्टिफिकेट होते हैं, क्या होता है ये? गेस। हेलो, डिफेंस एस्पिरेंट। सर आप ही बता सर आप ही बता दो। ओके, जब भी आप NCC के फर्स्ट ईयर में हो तो वो सर्टिफिकेट आपका जो आप उसका अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हो तो वो सर्टिफिकेट कहलाता है A सर्टिफिकेट। जब आप NCC के सेकेंड ईयर में हो तो B सर्टिफिकेट, और थर्ड ईयर मीन्स लास्ट उसको बोला जाता है C सर्टिफिकेट। और C सर्टिफिकेट के साथ में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं NCC मीन्स NCC मतलब क्या, आप अगर 11 में अगर NCC ले रहे हो तो आपको 11, 12 और एक BTech का या का ही 1 साल, ऐसा 3 साल आपको कंप्लीट करके C सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ओके, अगर आप 12 में अगर NCC लेते हो, हाँ निशान यहाँ पे सेपरेट बैचेस है। तो 3 साल अगर कंप्लीट करते हो तो आपको C सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और NCC सर्टिफिकेट के थ्रू आप लोग डायरेक्ट SSB के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सक्षम, अगर हमारा हाइट और वेट ज्यादा हो 43 kg से, तो चेस्ट भी ज्यादा होनी चाहिए क्या? चेस्ट का नॉर्मल है
चेस्ट सक्षम जो गिवन है वही होना चाहिए, उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि चेस्ट अगर ज्यादा खुल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मिनिमम हो, नहीं, मिनिमम फूलने का नहीं। हाँ मतलब अब उन्होंने रेशो दिया है ना 157 हाइट और 43, उसके लिए मिनिमम 47 नॉर्मल चेस्ट और इनहेल करने के बाद 79 वेट का और हाइट का रेशो उससे ज्यादा हो तो ज्यादा होना चाहिए क्या? उस टाइम पे वो वहाँ पे उसका कैलकुलेशन करके आपको ले लेते हैं। उनको एक्चुअली क्या होता है, उनको टैलेंटेड बच्चे होना है, डायरेक्ट बोलो तो। और ये चीज आपका एनडीए में नहीं देखा जाता, वो टैलेंटेड बच्चे ही लेना चाहते हो। पर्सनल इंटरव्यू जो होता है एसएसबी में, पीआई के थ्रू सिलेक्शन कर लेते हैं। वो सिर्फ हाइट और वेट ही मैंने हैंडल करते हैं, और एक्सपेंशन थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है, टॉलरेंस जहाँ बात आती है चलता है, हाइट और वेट के अकॉर्डिंग चलता है। ओके, चलता है, सक्षम चलता है। एक पीडीएफ मेरे पास में होगी तो मैं आपको शेयर करूंगा, जिसके अंदर जब बच्चा एसपीआई को सिलेक्ट हो जाता है तो उससे क्या क्या रिक्वायरमेंट करते हैं, वो मैं आपको पूरा पीडीएफ शेयर कर दूंगा। मेरे पास में लास्ट ईयर था, कुछ बच्चे लगे थे लास्ट ईयर ऑनलाइन के थ्रू, मीन्स ऑनलाइन क्रैश कोर्स लिया था, तो उसके थ्रू तो नहीं लगे, क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर तो हमने लिया ही नहीं, उसके वन ईयर बिफोर, उस टाइम पे लास्ट ईयर तो हमको एसपीआई का क्रैश कोर्स लेने के लिए हमको समझा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर दिया था सब। तो जब लिया गया था तब वो उन्होंने मेरिट बेसिस पे लिया था, तो उस टाइम पे जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे हमारे पास क्रैश कोर्स कर रहे थे, और जब उन्होंने लास्ट में डिक्लेयर किया कि मेरिट बेसिस पे लेंगे, तो बच्चे सभी उदास हो गए थे, क्योंकि वो प्रिपरेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे थे। 10 के स्कोर बेसिस पे उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। तो जो बच्चे क्रैश कोर्स कर रहे थे उनमें से कुछ बच्चों का स्कोर अच्छा था, तो वो बच्चे डायरेक्टली सेलेक्ट हुए थे, तो उनमें से मेरे पास में किसी ने पीडीएफ शेयर किया है, मैं वो आपको दे दूंगा। ओके सक्षम? ओके ओके। गर्ल्स भी एलिजिबल हैं, गर्ल्स को भी एडमिशन मिलता है हमारे यहाँ। एनसीसी में कुछ लड़कियां भी सेलेक्ट हुई है, ये कुछ टोटल इतने बच्चे हैं। 5 to 6 एकड़ स्पोर्ट ग्राउंड है हमारे यहाँ। सर, in GAT exam the question will be asked about mental ability also? Yes, might be few, not more. Okay, sir. एनसीसी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स जो है हमारे ये देखे जाते हैं, देख सकते हो इतना पूरा बैच एक सेलेक्ट होता है। ये पूरे बच्चे जो है श्रेष्ठ प्रतिष्ठान के हैं, इसमें से आस्था के बच्चे, ये व्हाइट टी शर्ट 1 2 3 4 ये आपको दिखाई दे रहा है। मीन्स सीट उस टाइम पे कम थी, सर सीट बढ़ती भी है, हर साल 4 सर अभी का था कोटा। यस, वो गेट के पेपर में क्वेश्चन का मार्जिन बताओ, मतलब फिजिक्स के 10, केमिस्ट्री के 12 से कुछ। गेट के पेपर में उसका मार्जिन, उसका एक्सप्लेनेशन आपको एक जो है सर जो है उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको न्यू सेशन में देता हूँ। ओके, और थोड़ा मेरे को उसके बारे में देखना पड़ेगा, मेरे को सर से डिस्कस करना पड़ेगा हमारे। मैं आपको उसके बारे में देता हूँ एक्सप्लेनेशन, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा उसके बारे में। हेलो, सर हाँ सर, और मैथ्स की कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है वो भी आप बता सकते हैं क्या? एक्चुअली क्या होता है, इनमें कुछ नहीं है ऐसा, डिपेंडेंसी करता है चैप्टर्स में। आपको जो स्टडी मटेरियल दूंगा उसके अंदर से ही पूरा पोर्शन है, कुछ हर चैप्टर से जो डिवाइड होके आता है पोर्शन, आपको चैप्टर वाइज टॉपिक बाय टॉपिक पूरा मटेरियल अवेलेबल करवा दूंगा। टेस्ट पेपर्स भी आप लोगों के कंडक्ट किए जाएंगे हर रोज। वो टीचर्स आप लोगों से डिस्कस करेंगे वो सारी चीजें, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर। ओके सर। हाँ, 5 to 6 एकड़ स्पोर्ट ग्राउंड है एकेडमी में। और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो,
सब्जेक्ट में अगर कोर जा रहे हैं तो थोड़ा सा टीचर से ही बताएगी आपको। वैसे और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो पूछा गया था उसके बारे में भी बता देता हूँ मैं। 25 जो मार्क्स का होता है जनरल साइंस, वो होता है स्प्लिट फॉर्म में। वो डिपेंडेंसी रहती है कि उन्होंने वो प्रॉपर वैसे डिवाइड तो नहीं कर सकते उसको 3 पार्ट में, क्योंकि 25 डिवाइडेड नहीं होता, वो वेरिएशंस आते रहते हैं उसमें। कुछ क्वेश्चन कभी केमिस्ट्री के ज्यादा हो जाते हैं, कभी फिजिक्स के ज्यादा हो जाते हैं। बायो का बहुत कम होता है, ये बात है। बायो का क्वेश्चंस कम होता है, ज्यादा नहीं होता। मीन्स माइट बी केमिस्ट्री के ज्यादा होता है 5 से किसी 7 हो सकता है, अगर तीनों की अगर एवरेज की बात की जाए, क्योंकि उतना प्रायोरिटी एनडीए में भी नहीं है ना ही इसमें भी नहीं है। बट बायो वैल्यू रखता है आपका गेट क्लियर करने के लिए। अगर 25 मार्क्स का अगर आपका जनरल साइंस हो रहा है तो उसमें से 7 मार्क्स का आपका बायो हो सकता है, कहना ही है। इतना भी कम नहीं कि पूरा डाउन हो जाए, 7 मार्क्स का आपका बायो हो सकता है। ज्यादा वेटेज फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगा, लेकिन 7 मार्क्स का आपका बायो हो सकता है। ओके, हेलो हेलो। ओके सर, यस सर, यस। ये 5 बच्चे लगे थे, इसकी भी न्यूज थी। सरकार पेपर आता है 2019 में ऑफलाइन क्रैश कोर्स कंडक्ट किया था हमने। वो फर्स्ट क्रैश कोर्स और लास्ट प्रॉपर वे से एग्जामिनेशन हुआ हमारे थ्रू प्रिपेयर किया गया बच्चों को, वो लास्ट था। मीन्स अब ये सेकंड प्रॉपर वे से एग्जामिनेशन हो रहा है, इसलिए कुछ सर, ड्रिल के। हाँ सर लास्ट टू लास्ट ईयर के बैच का मेरिट क्या था? लास्ट टू लास्ट ईयर का बैच का उनका यस मीन्स सर। 2019 की बात करूँ तो उनका हाँ मेरिट जो सर। था, इन्होंने तो स्कोर जो था, इनका स्कोर मुझे पता चल गया था। इन्होंने 94 के अबव स्कोर किया था इन सब ने। ओके सर। हाँ, मीन्स ज्यादा ही टैलेंटेड भी थे वो। किसी का होता है ग्रास्पिंग ज्यादा होता है, और वो सिर्फ क्रैश कोर्स को शॉर्ट टाइम पीरियड एक कोर्स ही समझ के आते हैं कि एक रिव्यू हो जाए, ऐसे बच्चे भी रहते हैं। ओके, ओके सर। और एनडी के लिए डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, आस्था भी है आप लोगों को साइड पार्ट। एनसीसी के साथ में आप लोगों को ड्रिल, मेडिटेशन, प्रैक्टिस सभी चीजें कराई जाती है यहाँ पे। 26 जनवरी को परेड होती है। ड्रिल परेड का ग्राउंड अलग है, स्पोर्ट ग्राउंड अलग है, वॉलीबॉल ग्राउंड अलग है, कैंपस में माउंट है। मॉर्निंग फिजिकल एक्सरसाइजेस, उसके बाद में एक्स आर्मी पर्सन रहते हैं बच्चों को प्रिपेयर करने वाले। क्लासरूम है, पर्टिकुलर यूनिफॉर्म अलोकेट की जाती है हमारे यहाँ। लैब में प्रैक्टिसेस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री। Dawn is gone. Sorry for the interrupt. I got the message because I also have to handle the physical academy also. ये एंट्रेंस है आस्था का, इन बिल्ट है। एक ही बिल्डिंग में मीन्स अपर और लोअर फ्लोर पे हॉस्टल है बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल है, और ग्राउंड फ्लोर पे क्लासरूम है। और सभी फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। उसका एक्सेस मेरे डिवाइस को, मेरे पीसी को, मीन्स 24/7 बच्चे निगरानी में रहते हैं। मीन्स
एक मीन्स जो होता है स्टडी पे जितना कंसंट्रेशन हो उतना बेस्ट। अगर दो जगह पे रह रहे हो, हॉस्टल कहीं और कॉलेज हो कहीं और, तो आपका कंसंट्रेशन हो नहीं सकता। आप लोगों को रोज उठाएगा कौन, आपको प्रॉपर कॉलेज को पहुंचाएगा कौन, ये प्रॉब्लम होते हैं। तो यहाँ पे आपको उठाने वाले इंस्ट्रक्टर रहते हैं, वो उनकी एक आवाज में वो दहशत रहती है, क्योंकि ऑफिसर लेवल ऑफिसर ग्रेड रहते हो, उनकी दहशत से एक आवाज में बच्चे उठ जाते हैं, एक सीटी बजेगी और सभी लेक्चर को हाजिर। तो इतना स्ट्रिक्टनेस रहता है। तो पढ़ाई करते करते ऐसा एनवायरनमेंट जो है, 54 एकड़ का कैंपस है जहां आपको आस्था में एडमिशन लेना है, अगर लेना चाहते हो तो। 54 एकड़ के कैंपस में पूरा ग्रीनिश एनवायरनमेंट है। ये जो लास्ट में देख रहे हो ये माउंट है, इस माउंट पे ट्रैकिंग के लिए भी लेके जाते हैं हम। ये मानसून सीनरी है, मानसून में इस तरह से हो जाता है थोड़ा बहुत कैंपस। ये एक पूरा ओवरव्यू है कैंपस का। ये माउंटेन के लास्ट एज तक बाउंड्री तक कैंपस का बाउंड्री वॉल है। इस साइड ग्राउंड है, इस साइड ग्राउंड है, और ये जो है ये हॉस्टल है कैंपस के अंदर ही, गर्ल्स एंड बॉयज श्रेष्ठ प्रतिष्ठान और आस्था के लिए भी। लेकिन हम लोग हमारे बच्चों को इसी यूनिट में, इसी बिल्डिंग में पढ़ाते हैं, इसी बिल्डिंग में रखते हैं। ये है इंजीनियरिंग, ये फार्मेसी, ये आस्था। और फार्मेसी के साइड में, ये पीछे के साइड, ये पॉलिटेक्निक। इतना 4 यूनिट ही है इस 54 एकड़ के कैंपस में। ये लेक है, नेचुरल लेक, क्षेत्र है यहाँ पे। नेचुरल लेक जो है, आपको आपने जो सीनरी देखी वो इस साइड की है, इस साइड भी लेक है अवेलेबल। एक लेक इस साइड भी अवेलेबल है इस ग्रास पे। नीट की भी पैरेलली प्रिपरेशन आपको करना है तो वो भी है, नीट का भी ऑप्शन ओपन आता है हमारे यहाँ। कुछ हमारे टीचर्स के थ्रू आईसीटी के जो है वो, उनके थ्रू ऑल इंडिया रैंक 14 में भी बच्चे लगे हुए हैं। विष्णु गोरे सर हैं केमिस्ट्री के लिए। मीन्स इनका केमिस्ट्री पढ़ाना ऐसा है कि बच्चे एक दिन में ही पीरियोडिक टेबल पूरा लर्न कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर का टाइम होने वाला है आप लोगों का। तो लेक्चर में आप एंजॉय कीजिए। आज का आपको जनरल साइंस का थोड़ा सा बियरिंग है। ओके, क्वेश्चन है किसी को? उसका लिंक कंटिन्यू आप ज्वाइन कीजिए। हेलो हेलो सेशन, सर। हाँ सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का अलग अलग लेक्चर होगा? जनरल साइंस का एक कॉमन लेक्चरर है, उनका बीएससी उसी में हुआ है, फिर एमएससी ओके किया है उन्होंने। तो आपको वही टीचर हम अवेलेबल किया हुआ है। अच्छे टीचर हैं ओके उनके। आज वो बोले हैं कि मैं सर मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहता हूँ, बच्चों को केमिस्ट्री से थोड़ा सा अवेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, आप आज केमिस्ट्री से शुरुआत कीजिए। तो थोड़ा बेसिक से लेने वाले आ जाओ। ओके, थोड़ा बेसिक्स भी बताएंगे और कुछ एमसीक्यू रिलेटेड शीट्स, स्टडी मटेरियल जो है उसके थ्रू आपको पढ़ाएंगे भी, जो इम्पोर्टेंट्स है प्रैक्टिस सीरीज। ओके, तो ओके बाय। टाइम होने जा रहा है आप लोगों का लेक्चर का। कंटिन्यू रहिए, लेक्चर आपको इसी भी लिंक पे ही चलेगा।
Good morning, good evening, sir. Sir, you are not audible. Good evening to all of you. Hello, may I audible, sir? Students, गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. आज हम जनरल स्टडी का जो टॉपिक होता है उसका जनरल साइंस गैट का जो टॉपिक होता है जनरल साइंस उसको हम आज शुरुआत करने वाले हैं। तो आज हम पहला टॉपिक लेंगे केमिस्ट्री से। तो आप सभी को केमिस्ट्री का बेसिक आता है ना? आता है सभी को केमिस्ट्री का Yes, sir. बेसिक? हाँ, तो Yes, आपको पहले स्टेट बोर्ड की जो बुक थी उनका जो साइंस है वो अच्छी तरह से पढ़ना है। फिर बाद में एनसीईआरटी के कुछ बुक्स हो गए, पेरियोडिक टेबल्स यानी कि सिंपल रिएक्शंस, ये सब कुछ आपको बेसिक नॉलेज चाहिए। तो अब हम हमारी जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्वेश्चन आता है और ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। तो हम सिंपली क्वेश्चन देखेंगे और उसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे कि केमिकल टेक्नोलॉजी हैज प्रोवाइडेड फार्मर्स विथ इंसेक्टिसाइड्स एंड। तो इस क्वेश्चन का pesticides. पेस्टिसाइड भी आ सकता है, लेकिन आपको उस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है। इसमें पेस्टिसाइड भी आ सकता है यार, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इसके आंसर देने हैं। तो आप इसमें पेस्टिसाइड लिख सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन लिख सकते हैं। तो समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. हाँ, अब हम हमारा देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है जनरली फ्यूल्स कंटेन्स which types of compound? कार्बन कंपाउंड। Carbon compounds. ओके, गुड आंसर। तो हमें पता है कि जनरली फ्यूल्स कंटेन कार्बन कंपाउंड, लेकिन अगर उस ऑप्शन में ऐसे दिया होगा कि मीथेन, इथेन, तो वो भी हमारा आंसर सही आएगा। समझ रहे Correct. हैं? Yes. ओके, अब हम हमारा थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है कार्बन कंटेंट इज मिनिमम इन अ वैरायटी ऑफ कोल। और तो हमें पता है कि हम कार्बन के कंटेंट के परसेंटेज के थ्रू जो कोल की वैरायटी होती है उसको क्लासिफाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि ऐसी कौन सी वैरायटी है कोल की जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहता है। तो कौन सी वैरायटी है? तो Graphite. नो, हम कोल के बारे में कोल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हम उसको कोलसा बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो कोल के टाइप होते हैं बिटुमिनस, एंथ्रासाइट और पिट्स होता है। तो एंथ्रासाइट में क्या होता है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी या परसेंटेज में कार्बन प्रेजेंट रहता है, और बिटुमिनस में सेकंड नंबर, और सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है पिट्स। समझ में आ रहा है? तो पिट्स इस टाइप के कोल में सबसे कम मात्रा होती है।
तो अब हम हमारा फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, द चीप कंबाइनेबल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वुड। तो इसका मतलब है कि हम वुड को कंबाइन करते हैं, तो उसमें किसकी मात्रा होनी चाहिए कि हम उससे एक मैक्सिमम एनर्जी एडिक्वेट कर सकते हैं। तो उसमें सेलुलोज का होना बहुत जरूरी है, इसकी वजह से हम उसको कंबाइन कर सकते हैं। तो अब हम हमारा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, when dash dash is heated in the absence of air the residue left behind is a coke। हम ऐसा कंपाउंड का हमें नाम बताना है जिसको हम इन एब्सेंस ऑफ एयर उसको अगर हमने इग्निट किया तो जो रिमेन्स रहता है तो वो हमेशा कॉक रहेगा। तो कौन सा कंपाउंड हो सकता है? वो हो सकता है कार्बन, बात पोस्टरी कार्बन या फिर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कोल्स, या फिर हम एंथ्रोसाइड, बिटुमिनस या लिमोनाइड्स, इस प्रकार के कोई भी कोल का टाइप दे सकते हैं। तो हम हमारा Okay. सिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, डैश डैश इज नाउ अ कॉमन फ्यूल इन अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज में हम कौन सा फ्यूल यूज करते हैं? तो एलपीजी हो या फिर सीएनजी हो, इस तरह का फ्यूल हम अर्बन एरियाज में यूज करते हैं। तो हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, एलपीजी गैस कंटेन्स ब्यूटेन्स एंड आइसोब्यूटेन्स। किस स्टेज में रहता है एलपीजी गैस? लिक्विड लिक्विड Oh, yes, yes, Liquid. it's a correct Liquid. option. Okay, okay, it's a correct option. Good answer. हम 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। एलपीजी में एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है? कार्बन Carbon. कार्बन होता है, लेकिन उसका पर्टिकुलर नाम देना है आपको, मीथेन होता है या फिर ब्यूटेन होता है या फिर कुछ क्या होता है? ब्यूटेन हाँ, ये Butane. ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला पता है आप सभी को क्या है? Yes, sir. C4 सर C4H10. C4H10 is a C4H10. yes Yes. C4H10 is a करेक्ट ऑप्शन। अब हम हमारा 9th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 9th क्वेश्चन है, सोडियम हैज डैश डैश इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो पहले मुझे One. One. ओके ओके, सोडियम One. किस ब्लॉक में बिलोंग करता है? एस P. ब्लॉक यस S. एस ब्लॉक सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो सकता है, बता सकते हैं आप? 281 One. ओके ओके, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं इसके लिए, तो मैं सिंपल से आपको बता देता हूँ। सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सोडियम में, और एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, जिसके 3s में 1 Sir. इलेक्ट्रॉन। बोले Sir, but for state board and NCERT we don't have this type of configuration, no? ओके ओके सर, आपको जो कॉन्फिगरेशन दिया है तो वो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिया है, लेकिन Yes. वैलेंस सेल का तो पूरे अगर डिटेल पढ़ना है तो हम इस रूल से जाएंगे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, यानी कि वो दोनों भी सेम है, लेकिन आपको जो दिया है स्टेट बोर्ड में वो सिर्फ वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिया है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हम अब 10th वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नाइट्रोजन हैज डैश डैश इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7 7 7. कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 5। अब हम 11th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज। क्या होगा इसका आंसर? किसी भी एटम की ऐसी टेंडेंसी जो वो इलेक्ट्रॉन को उसकी तरफ खींच सकती है, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तभी वो किसी एटम को अट्रैक्ट कर सकता है, किसी इलेक्ट्रॉन को। समझ में आ रहा है? Sir, what you said the option? ऑप्शन हम जो हमारा क्वेश्चन पहले देखो, क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करो पहला। क्या? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ, म्हणजे किसी एटम की ऐसी टेंडेंसी जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद बॉन्ड बनता है, 2 डिफरेंट एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इसकी वजह से बॉन्ड बनता है। लेकिन हम सिंपली एग्जांपल लेते हैं किसका? HCl का। तो फ्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसको अपनी तरफ से खींच लेता है, इसकी वजह से फ्लोरीन Sir. बोले Sir, fluorine is a p block element, no? हो, यस यस यस, बट हमें
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या Okay, होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ओके, तो 11th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। okay, sir. ओके ओके, अब हम हमारा 12th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म आइदर बिटवीन सिमिलर और डिसिमिलर एटम ऑफ। तो अब हम कोवेलेंट बॉन्ड की टेंडेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड किस में रहता है? कार्बन। ओके, ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड जो रहता है वो नॉन मेटल्स में रहता है। क्या? नॉन Non-metals. मेटल्स में। तो अब हम 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारा। मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर डैश डैश इन वाटर। क्या होता है? सोल्यूबल होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं? Soluble. यस यस, करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। तो हमारा 14वां क्वेश्चन देखेंगे हम। कार्बोनेट रेडिकल इज डिनोटेड एज। रेडिकल का मतलब पता है आप सभी को क्या होता है? रेडिकल रेडिकल्स यानी कि उस पर कोई चार्ज हो, यानी कि इसके Exponent. हाँ, एक्सपोनेंट। तो कार्बोनेट यानी कि इसमें कार्बन भी आएगा, ऑक्सीजन भी आएगा। तो हम उसको किस तरह से राइट कर सकते हैं? CO3 2 नेगेटिव। कैसे राइट करेंगे हम उसको? CO3 2 नेगेटिव। CO3 2 minus. हाँ, CO2 2 माइनस। अब हम हमारा 15वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। When a covalent compound is dissolved in water is split up into in ions. This process is known as। जैसे कि हमने कोई एसिड या किसी भी सॉल्यूशन को लिया और उसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो उसका क्या हो जाता है? आयनाइजेशन हो जाता है ना। उसके सेपरेट आयन हो Yes. जाते हैं, प्लस आयंस और नेगेटिव आयंस। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आयनाइजेशन। तो अब हमारा 16 क्वेश्चन देखेंगे हम। ये जो फॉर्मूला आपको दिखा दे रहा है, किसका फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला है? 2 कार्बन्स एंड ट्रिपल बॉन्ड। Ethyl. Okay, but it's have a 2 carbons. It is a ethyl. Okay, but Ethyl. it's have a triple bond in there. When it will have a single bond, then we call it a ethane. When it will have a double bond, Ethyne. हाँ, Ethyne. Triethyl. तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में एसिटिलीन भी बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। एसिटिलीन भी कर सकते हैं हम इसको हम एसिटिलीन भी कह सकते हैं या फिर इथाइन भी कह सकते हैं। दोनों भी सही है हमारे, लेकिन हमें उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके आंसर देने की, हमें किस तरह के ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर देने हैं। तो अब हम 17 क्वेश्चन देखेंगे। A positive radicals is formed by dash of electrons from an atom. Losing of electron. Okay, correct answer. When compound losing its electrons, then it will get a positive charge, and when any molecules or any atoms that will gain electrons, it will have a negative charge. Okay, तो 18 क्वेश्चन देखेंगे हम। नोबेल गैस आर dash Stable. element. Okay, correct option, correct answer. Noble gas is a stable elements. 19 क्वेश्चन देखिए। सोडियम एटम dash 1 इलेक्ट्रॉन Loses. ओके, क्यों लूजेस करते हैं सोडियम पर? सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहना पसंद करता है। Sir, because only one electron is there in the outermost shell. So except of gaining, he tries to lose that electron. Yes, when it will loses 1 electron, it will be make us stable. Now, so we are discussing 20 number question. Okay, ionic bond is formed by dash of electrons. जो ionic bond का फॉर्मेशन होता है, Sharing. तो आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो किस वजह से होता है? ट्रांसफर की वजह से होता है। शेयरिंग की वजह से क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। समझ में आ रहा है? Covalent bond. हाँ, अगर हम देखो, हम 2 कार्बन के कंपाउंड लेके के बाद समझो कार्बन सिंगल बॉन्ड पेयर विद कार्बन, तो जो बॉन्ड होता है वो दोनों कार्बन एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और बॉन्ड बनता है। लेकिन अगर हम आयनिक कंपाउंड देखेंगे तो क्या होता है? आयनिक कंपाउंड में उसका थोड़े समझो, हमने ये सेल का एग्जांपल ले लिया, समझो उसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो क्या हो जाता है?
एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक पर नेगेटिव चार्ज आता है। क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसलिए वो बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक हो जाता है। चलो अब हम 21 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आयोनिक कंपाउंड जनरली आर Soluble. ओके ओके, आयोनिक कंपाउंड्स आर soluble in water. चलो हम अब हमारा 22 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एसिडिक रेडिकल्स आर नोन एज, एसिडिक रेडिकल्स को हम क्या कहते हैं, Anions. एनएस, एनएस कहते हैं। सभी को समझ में आ रहा है क्यों एनएस कहते हैं हम उसे? Yes, sir. तो एसिडिक रेडिकल्स समझो, हमने यस सेल का एग्जांपल लिया, तो यस सेल का जो H होता है वो एसिडिक होता है। तो H का फॉर्मेशन किस वजह से होता है, Cl नेगेटिव की वजह से H का फॉर्मेशन होता है। तो Cl पर नेगेटिव चार्ज रहता है, इसलिए एसिडिक रेडिकल जो फॉर्मेशन होता है वो NS की वजह से होता है, यानी हम उसको NS कह सकते हैं। तो 23 का क्वेश्चन देखिए हम, 23 नंबर, सब्सटेंस अंडरगोइंग अ केमिकल चेंज आर कॉल्ड, क्या कहेंगे हम? Reactants. रिएक्टेंट कह सकते, रिएक्टेंट नहीं कह सकते हम, क्योंकि रिएक्टेंट्स रिएक्ट एनी एलिमेंट्स, हम इसको रिएक्शन कह सकते हैं सिंपल। व्हेन सब्सटेंस अंडरगोइंग अ केमिकल चेंज Sir. इज सिंपली इट्स कॉल्ड द रिएक्शंस, ओके। बट हमें इसके, Sir. हाँ बोले। The process where the substance undergoes the chemical change is known as reaction. No? हाँ, yes yes, reactions, not a reactant product, these are the different concept, and whole this concept Okay, we sir. call it, so reactants and product both are concept combined, we call it reactions, so it will involve the reactant also and product also. So 24th question देखेंगे हम, dash dash is the symbolic representation of a chemical reaction using symbol or formula, क्या देंगे हम इसका आंसर? तो हम किसी भी रिएक्शन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या? केमिकल इक्वेशन के थ्रू। तो अब हम देखेंगे फिजिकल चेंज इज अ डैश डैश चेंज। तो क्या होता है, फिजिकल चेंज जो होता है वो टेम्पररी चेंज होता है। क्या? टेम्पररी। और हाँ, अगर केमिकल चेंज होता है किसी कंपाउंड में, केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट चेंज हो जाता है। परमानेंट चेंज। हाँ, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In a balanced chemical equations, the total mass of reactant is dash dash the total mass Equal. of correct answer। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27। द फॉर्मूला ऑफ कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? CuNO3 twice, it's the correct option। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, मर्क्यूरिक ऑक्साइड ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू गिव। अगर हम मर्क्यूरी ऑक्साइड को हीट करेंगे तो वो क्या देगी? ऑक्सीजन गैस देगी ना। मर्क्यूरी, यस सर। हाँ ऑक्सीजन सर। हाँ, मर्क्यूरी का सिंबल क्या है? मर्क्यूरी का सिंबल है Hg। मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बोले क्या कहते सर आप? आवाज नहीं आ रही आपकी। वॉइस नहीं आ रही। ये जो इसको हटा दो सर, आवाज आ रही है? आ रही क्या? कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दो। हेलो हेलो सर 20th क्वेश्चन की इक्वेशन दो तो। वॉइस आ रहा है ना आपको यहाँ से? एकेडमी से वॉइस रिसीव हो रहा है Yes, sir. आपको?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके शायद वॉइस आ नहीं रहा था, कुछ इश्यू आया था। ओके 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 उनका बैंडविड्थ का इशू होता था नेटवर्क नहीं दे रहा इसकी वजह से इसको हटाओ। ओके ओके मिनिमाइज। चलो सॉरी बच्चों फॉर इनकन्वीनियंस। सर 20th क्वेश्चन का इक्वेशन दो। तो हम कौन सा 20th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी क्या HgO when react with oxygen, HgO plus oxygen when in presence of temperature it will be form Hg2 plus O2। ओके O2. हाँ O2 यानी कि वहां से ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा। अब हम 29 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम क्लोराइड एंड Hydrogen gas. Yes. Hydrogen gas. यस करेक्ट ऑप्शन हाइड्रोजन गैस। अब हम 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ व्हिच चेंज? केमिकल चेंज। Chemical change. यस करेक्ट ऑप्शन। रस्टिंग मींस क्या करते हैं हम आयरन को? Corrosion of iron. ऑक्सीजन के साथ corrosion। हाँ यस आयरन का corrosion हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर्स मॉइस्चर्स। वाटर। हाँ अब हम 31 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज? Reaction. यस रिएक्शन कह सकते हैं या फिर हम उसको केमिकल चेंज भी कह सकते हैं। Chemical change. Chemical reactions. हाँ अब हम 32 इन अ केमिकल रिएक्शंस रिएक्टेंट टर्न इनटू Product. ओके तो हमें इस बात से हमें पता चलता है कि एकदम सिंपल से क्वेश्चन आते हैं और हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हर किसी क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है कि हमें कंफ्यूज नहीं होना किसी भी क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना। तो अब हम हमारा 33 क्वेश्चन देखेंगे। द केमिकल रिएक्शन विच टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर इट्स कंप्लीशन इज कॉल्ड? स्लो रिएक्शन या फिर फास्ट रिएक्शन कहेंगे हम उसको? Slow reaction. Slow Slow reaction. reactions. Yes, slow reactions. So 34 question. The formation of curds from a milk is a which type reaction? Chemical reaction. केमिकल रिएक्शन। हाँ इसको केमिकल रिएक्शन भी आ सकता है या फिर बायोलॉजिकल रिएक्शंस के बायोलॉजिकल चेंज भी कह सकते हैं हम उसको। या फिर ये जो प्रोसेस होती है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है यानी कि हम अगर मिल्क का कन्वर्जन कर्ड में कर देंगे तो फिर से हम कर्ड का कन्वर्जन मिल्क में नहीं कर सकते ना। तो ये No. irreversible एवरी केमिकल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। it's a every chemical reaction is a reversible, it's a true, but it's a biological reaction भी कर सकते हैं क्योंकि हमें इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज करना पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको? इस केमिकल प्लस केमिकल प्लस बायोलॉजिकल रिएक्शन, इट्स नॉट ओनली केमिकल रिएक्शंस। ओके क्योंकि इसमें कंपाउंड में बायोलॉजिकल चेंज आते हैं। हम कहाँ तक थे? कौन सा क्वेश्चन चल रहा था हमारा? 34 नंबर। अब 35 डिस्कस करेंगे हम। द डिकम्पोजिशन ऑफ फ्रूट सॉल्ट इन वाटर इज अ डाइजेस्ट रिएक्शन। Decomposition reaction. कपन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले आप आंसर देने से पहले फ्रूट सॉल्ट क्या होता है ये पहले इस कंसेप्ट को समझ लो। क्या होता है फ्रूट सॉल्ट? तो जैसे कि हमने आपको नींबू पता है सभी को? नींबू Yes, sir. नींबू में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? नींबू में कौन Acetic सा? acid. नहीं Oxalic acid. Oxalic. साइट्रिक एसिड। नींबू में साइट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है। साइट्रिक एसिड। हाँ साइट्रिक एसिड इज अ करेक्ट ऑप्शन। अगर हमने साइट्रिक एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व किया तो फास्टली डिसॉल्व हो जाएगा, फास्टली उसका आयनाइजेशन हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शंस होती है ये वेरी फास्ट होती है। क्या? वेरी फास्ट। Very fast. हाँ मग इसका आंसर आएगा इज अ वेरी फास्ट रिएक्शंस। ओके और आपको टार्टरिक एसिड के बारे में भी ऐसे कह सकते हैं कि फ्रूट सॉल्ट यानी कि इसमें हम साइट्रिक एसिड ले सकते हैं या फिर टार्टरिक एसिड ले सकते हैं।
तो 36 क्वेश्चन देखेंगे हम. टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन which substances are we are using. Catalyst. yes catalyst Catalyst. कैटेलिस्ट हम केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं. अगर ऐसा दिया होगा आपको कि टू इंक्रीज द रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस, तो हम इसका आंसर क्या देंगे? अगर हमें बायोलॉजिकल Lactobacillus. नो, हम इलेक्ट्रोबैसिलस एक पर्टिकुलर नेम हुआ तो हम इसको बोलेंगे एंजाइम्स. क्या बोलेंगे? Bacteria. बैक्टीरिया कह सकते हैं, फिर एंजाइम भी कह सकते हैं, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो बायोलॉजिकल रिएक्शंस का रेट इंक्रीज करते हैं. अब हम 37 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3. मुझे हमें थर्मल डिकम्पोजिशन करना है किसका? Magnesium oxide. KClO3. हाँ, KClO3 का थर्मल इन प्रेजेंस ऑफ हीट हमें उसको डिकम्पोज करना है, तो हमें कौन सा कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा? मैग्नीज डाइऑक्साइड. हाँ, MnO2, नॉट MnO4. MnO2 MnO2. हाँ, वी आर यूजिंग MnO2. तब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. एन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डैश डैश द स्पीड ऑफ रिएक्शंस. तो अगर हमने हमारे रिएक्शन More. में Reduce. अगर Reduce. More है ना sir? अगर हम रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हमारी रिएक्शन की स्पीड बढ़ सकती है, बढ़ेगी स्पीड. Increase होना. हाँ, रिएक्शंस की स्पीड बढ़ेगी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द How, प्रॉपर. sir? क्योंकि अब जब हम किसी भी रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे हमारा रिएक्शन का, तो वो जो रिएक्शन होगी उसकी रिएक्शन फास्ट होगी ना कॉन्सेंट्रेशन की वजह से. जैसे कि हमने लो कॉन्सेंट्रेशन में लिया तो रिएक्शन का टाइम कम लगेगा, कम टाइम, मुझे रिएक्शन को ज्यादा टाइम लगेगा. अगर हमने वो रिएक्शन में रिएक्टेंट जो रहता है, रिएक्टेंट यानी कि एक रिएक्टेंट को हम किसी कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इसकी वजह से अगर हमने रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो हम रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है. तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट टू फॉर्म चेन इज कॉल्ड. तो कैटेनेशन. Catenation. हाँ, सही है, कैटेनेशन. कैटेनेशंस का आप हमको कोई एग्जांपल दे सकते हैं कैटेनेशन? तो कार्बन की कैटेनेशन पावर बहुत हाई होती है, इसलिए कार्बन बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस कर सकता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 2,4. ओके 2,4 सही Yes, है. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कार्बन किस ब्लॉक में बिलोंग करता है? P P block. block. पी ब्लॉक में. तो पहले बोरॉन की फैमिली आती है, उसके बाद कार्बन की फैमिली आती है. Carbon की family है. हाँ, तो पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? कार्बन में Six. कार्बन के पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 2 इलेक्ट्रॉन. 4. Sir, Carbon. 4, sir. हाँ, 4 सही है. हाँ. लेकिन उसके यस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 2 पी शेल में electrons होंगे. 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. कुल मिला के P 4 shell में 2. पी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और एस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. Sir, atomic number of carbon is 6, ना? हाँ, यस. लेकिन हम अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? 1s2 2s2 और 2p2, जिसके पी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स. सर, वो नॉर्मली हम लोग जब लिखते हैं ना तब 2,4 लिखते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Yes, sir. यस. आप जो लिखते हैं ना वो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया मेरे समझ में. अब आप जो लिखते हैं ना वो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सेम होता है. कार्बन के अगर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए. अगर आपने 2,4 लिया 4 लिखा होगा वो भी सही आएगा. लेकिन आपको अगर ऑप्शन में ऐसा दिखा होगा कैसा 2s2 2p2, तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं आपको, ये भी सही करेक्ट कर देना है. क्या अगर 2s2 और 2p2 ऐसा अगर दिया होगा आपको तो इसको भी सही करना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. तो अब नेक्स्ट देखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6. यस 6 इज करेक्ट ऑप्शन.
So next question. Hydrocarbons are compounds containing only carbons. Hydrogen. Hydrogen. Okay. Hydrocarbons में क्या होता है? कंपाउंड में हाइड्रोजन रहता है और कार्बन Hydrogen and Carbon. carbon. हाँ, yes, yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम. द कंपाउंड व्हिच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. Hydrocarbons. Hydrocarbon. yes, correct option, correct, good answer. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. द हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन्स कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड Unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons. yes, unsaturated, correct options. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा. डैश गैस इज फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक Carbon. Carbon Methane. dioxide gas. Methane gas. Methane is a correct option. Dash gas is formed in the decomposition of organic matter in the absence of air. हमें कंडीशन पे फोकस करना है कि हमें पता है कि डिकम्पोजिशन करने वाले हम ऑर्गेनिक मैटर का, लेकिन इन अब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि अब्सेंस ऑफ एयर होगा तो वहां पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा ना, तो CO2 नहीं हो सकता नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं, तो CO2 कैसे होगा ये? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा मीथेन. मीथेन यानी कि CH4. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डैश ऑकर इन स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ नेचुरल गैस. नेचुरल गैस पता है आप सभी को? नेचुरल गैस पता है सभी को? फिर उसका फॉर्मूला नहीं पता. तो मैं बता देता हूँ आपको कि नेचुरल गैस, बायोगैस पता है सभी को? जो हम गोबर गैस. हाँ, गोबर गैस, उसमें मेन कंपोनेंट रहता है मीथेन. कौन सा रहता है मेन Methane. कंपोनेंट? मीथेन. बट हमें यहाँ पर ऐसा पूछा है कि ऑकर्स इन स्मॉल प्रोपोर्शन, तो मीथेन का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है और इथेन का उससे कम होता है, तो इसका करेक्ट कम. ऑप्शन हाँ इथेन आ जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन. अब हम 47 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ. कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये किस में रहता है? Alkynes. अल्काइन, करेक्ट ऑप्शन. कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप इसका मुझको? कोई भी एग्जांपल? C2H2. C2H2. ओके, C2H2 करेक्ट ऑप्शन. C2H2 को हम क्या कह सकते हैं? Ethyne. हाँ, इथाइन कह सकते हैं, या फिर कॉमन नेम उसका क्या होता है? एसिटिलीन. Acetylene. हाँ, एसिटिलीन. अब हम 48 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड इज कॉल्ड. हमें पता है कि Catenation. हाँ सही है. कार्बन ऐसा एक कंपाउंड है जो बहुत सारे इसकी कैटेनेशन पावर बहुत हाई होती है, इसकी वजह से वो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर मोस्ट ऑफ कंपाउंड आर मेड अप फ्रॉम कार्बन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 49 नंबर क्वेश्चन. मीथेन इज व्हिच टाइप हाइड्रोकार्बन? Saturated hydrocarbon. यस, मीथेन इज Saturated. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अब 50 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम. कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन इज यूज टू गिव. कार्बन डाइऑक्साइड. अगर हम मीथेन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी मिलेगी. समझ में आ रहा है आपको? अगर Yes. हम मीथेन को अगर Yes. कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी कि हमारा प्रोडक्ट में क्या इवॉल्व होगा? CO2 इवॉल्व होगा, यानी CO2 इवॉल्व होगा और हमें हाई अमाउंट में एनर्जी मिलेगी. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. मेजर क्वांटिटी ऑफ नेचुरल गैस. मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि मेजर क्वांटिटी Methane. ऑफ. यस, करेक्ट ऑप्शन. मीथेन इज द करेक्ट ऑप्शन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ. Alkene. यस, अल्कीन इज. Alkene. हाँ, अल्कीन का कोई एग्जांपल दो मुझको. C2H4. Ethene. यस. अब हम हमारा लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू सिमिलरिटीज एंड डाइवर्स इन देयर कैरेक्टर्स. तो हमें ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना है, तो हम उसका क्या देखेंगे? पहले कैरेक्टर देखेंगे, क्या कौन से सिमिलर कैरेक्टर है Character. और कौन से Similarity and differences. हाँ, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इन देयर कैरेक्टर्स. तो इस तरह से आज का हमारा सेशन खत्म हो गया, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमें बेसिक कहाँ से करना है.
तो आपको बेसिकली स्टेट बोर्ड, आप सभी स्टेट बोर्ड के है या फिर एनसीईआरटी का सिलेबस है आपका? सर एनसीईआरटी का। नहीं सर, हाँ, एसएससी। हाँ वो तो हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, NCERT पहले आपके जो बुक है वो अच्छी तरह से पढ़ने, साइंस के जो बुक है आपके, एनसीईआरटी हो या स्टेट बोर्ड के हो, तो उस बुक को अच्छी तरह से रीड करना है। उनके नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, मैं मतलब प्रोवाइड कर दूंगा आप सभी को। तो आपको उस सर कोरोना के कारण कैंसिल हो गया है, वो सिलेबस आएगा क्या? वो सर मैं आपका सब कुछ कवर कर दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इस क्वेश्चन की हेलो बोले ना। Sir, will you send this PDF of questions in our group? Yes, I will share it in the WhatsApp group. Okay, no any problem. तो हमें बेसिक से स्टार्ट करना है, हमें जो हमारी एग्जाम है उसको क्रैक करना है। तो हमें पता है कि इसका वेटेज कितने मार्क का होता है जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस में कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 marks. 25 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो ये मार्क हम इजीली गेन कर सकते हैं, यानी कि कंपैरेटिवली मैथमेटिक्स और इंग्लिश के कंपैरिजन करेंगे तो हम ये जो साइंस के मार्क होते हैं हम ये इजीली गेन कर सकते हैं, यानी कि इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, 1-2 बार रिवीजन मारी तो मैक्सिमम मार्क आप ले सकते हैं। तो अब हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे कि जो बहुत सारे क्वेश्चन के सही जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब आपका एकदम बेसिक क्लियर है। आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। और हम जो एमसीक्यू में जो ऑप्शन रहते हैं उनमें कौन सा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, इसमें मोस्ट प्रायोरिटी किस ऑप्शन को जाएगी, इस तरह से आपको स्टडी करना है। तो सर हाँ बोले, क्या प्रॉब्लम है? सर जिस क्वेश्चन में 2 करेक्ट ऑप्शंस है तो उसमें जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है उसे कोई हाँ जो आपको सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है उसी को आपको क्लिक करना है। यानी कि हम क्या करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन देखते हैं और उसको क्लिक करके आते हैं। ऐसा नहीं, हमेशा पूरे फोर्थ जो ऑप्शन होते हैं पूरे फोर्थ ऑप्शन रीड करना है, उसके बाद हमको टिक करना है। हम कभी कभी क्या होता है, हमको आंसर आता है लेकिन हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, इसकी वजह से हम गलत करा जाते हैं। तो ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना, क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना, क्वेश्चन का मीनिंग अच्छी तरह से समझ लेना, उसके बाद क्वेश्चन के ऑप्शन देखना, चारों ऑप्शन, और फिर जो ऑप्शन सुटेबल होगा उसको क्लिक करके आना है। समझ में आ रहा है सभी को? सर की डेट क्या है? यस सर। क्या हुआ? सर एग्जाम की डेट? एग्जाम के डेट के बारे में हम ज्यादा कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि अब पेंडेमिक की सिचुएशन है, तो एग्जैक्ट डेट तो मैं भी नहीं बता सकता। कुछ एग्जाम डिले हो सकती है, फिर इसके बारे में हम वैसे भी कुछ नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। सर और मॉर्निंग सेशन का टाइमिंग क्या होगा? वो मैं सर से डिस्कस करने के बाद आपको बता दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके शेयर कर दूंगा कि मॉर्निंग सेशन का क्या टाइमिंग होगा। तो मैं आपको मेरा नाम पता है? पहले मेरा इंट्रोडक्शन मैंने दिया नहीं आपको? नो सर। हाँ, मेरा नाम है सोमनाथ सर। क्या? सोमनाथ सर। हाँ, मैं आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी बायो यानी जनरल साइंस का पूरा टॉपिक इसी तरह से एमसीक्यू का पैटर्न से करा दूंगा, क्योंकि अब हमारा बेसिक तो कंप्लीट है लेकिन हमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। अगर हम मोर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे तो वी विल बी परफेक्ट इन दिस पैटर्न। ओके सर। ओके सर। तो यू कैन लेट नाउ, नो एनी प्रॉब्लम और इशू। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ की कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। बाय सर। हाँ, गुड नाइट सभी को। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। ओके।